नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीरीज ऑफ ज्ञान में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी फॉरेस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही थी। इसी को आज अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगता है तो जरूर बताएं और कमेंट करें। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में फॉरेस्ट के लेयर्स और सिल्वीकल्चर का तो बेसिक्स देख लिया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर उसे देखें सीजी ऑफ ज्ञान पे मेरे चैनल पे जाके। आपको उसमें हेल्पफुल मिलेगा आगे के लेक्चर समझने में। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज आज अपन प्लांट ग्रोथ फैक्टर के बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है प्लांट ग्रोथ फैक्टर के लिए। वो भी एक सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस का ही पार्ट है। ठीक है, देखते हैं कुछ इसके हिस्से। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो ह्यूमन का एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं उसके बारे में ये फॉर्मूला है, I इक्वल पी इंटू ए इंटू टी। इसमें पी क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, और ए है एफ्लुएंस, एंड टी है टेक्नोलॉजी। जैसे अगर मैं ये तीनों को बढ़ा दूंगा तो इसका इम्पैक्ट फॉरेस्ट में बढ़ेगा ही, या किसी एक को घटा दूंगा या तीनों को घटा दूंगा तो इम्पैक्ट क्या होगा, कम होगा। तो आई से तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देखा जाए। ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जनरली मान लीजिए अपने को पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो उस हिसाब से अपने को सब चीजें पढ़नी, थोड़ी एक नजर में देखनी जरूरी है। तो पी क्या है, जैसे कि मैंने पॉपुलेशन प्रेशर, इसमें मेन है ए क्या है, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब क्या है, तरीके से देखा जाए तो सुविधा। तो पहले क्या था, मान लीजिए दो दो सोसाइटी है। पहली सोसाइटी 10 किलो लकड़ी यूज करती है जलाने वलाने के लिए या कुछ भी पर्पस के लिए, दूसरी सोसाइटी 100 किलो लकड़ी यूज कर रही है पर डे या एक महीने में, जो भी है उसका टाइम पीरियड है। तो क्या होगा, में इसकी सुविधा ज्यादा है सेकंड वाली सोसाइटी की, इसकी सुविधा ज्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाली से। तो ये है कि इनके सुविधाओं में जो गैप आ रहा है, इनकी जो फैसिलिटी में गैप आ रहा है, जैसे किसी की डिमांड कम है, किसी की डिमांड ज्यादा है, तो वो एफ्लुएंस कहलाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, वो एफ्लुएंस कहलाएगा। और टी टेक्नोलॉजी, तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो फॉरेस्ट का इम्पैक्ट, जो तीनों चीजें हैं जो बढ़ेगी, पी और ए और टी, तीनों चीजों से फॉरेस्ट का इम्पैक्ट बढ़ेगा। अपन इसमें से तीनों में से कोई भी एक चीज को घटा देंगे तो इसका इम्पैक्ट फॉरेस्ट में कम होगा। ठीक है, बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सिल्वीकल्चर की। कि पहले इनिशियल स्टेज में क्या होता था कि एबोरिजिनल सोसाइटी थी। दैट मीन्स एबोरिजिनल का मतलब क्या है, आदिवासी सोसाइटी थी। पहले आदमी जंगलों में रहता था, तो ज्यादा कंजर्व करने की आवश्यकता नहीं होती थी फॉरेस्ट की। जो ह्यूमन इम्पैक्ट था फॉरेस्ट में वो कम था। तो अपन सिल्वीकल्चरल के बारे में या फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के बारे में उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे अपन स्टेज 2 में प्रवेश करते हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, तो ह्यूमन इम्पैक्ट बढ़ता है फॉरेस्ट में। अब अपने को क्या है, फॉरेस्ट की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग नीड ऑफ कंजर्वेशन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर स्टेज 3 में और क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा। तो स्टेज 3 में फिर ये तीनों फैक्टर जो मैंने बताए थे, पी ए और टी बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। तो स्टेज 3 में क्या होता है, तो लार्ज इम्पैक्ट होगा फॉरेस्ट का। ठीक है, तो स्टेज 3 में क्या, यही अब क्या होगा, अपने को फॉरेस्ट का कंजर्वेशन तो करना ही है। अब साइंटिफिक तरीके से फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, सब चीजें सोचनी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, उसको उसके कल्टीवेशन से कैसे बचाया जाए, ह्यूमन इम्पैक्ट क्लाइमेट में उसके क्या, क्लाइमेट से कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो ये सब चीजें हमें सोचनी सोचनी पड़ेगी। तो जो इवोल्यूशन हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो 19th सेंचुरी में हुआ। ये याद रखिएगा कि 19th सेंचुरी में जो साइंटिफिक इवोल्यूशन हुआ फॉरेस्ट कंजर्वेशन का, वो यहाँ जरूरी है। जैसा कि आप यहाँ ग्राफ पर देख सकते हैं कि ये 40, 50 और 1960, 70 में एस्टिब्लिशमेंट डिकेड देख सकते हैं इसका, जो भी है ये। ठीक है, आइए देखते हैं अपन सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस के बारे में। सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस
क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कि ये क्या तरीके हैं ट्रीटमेंट्स, जैसे कि इसमें डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस ट्रीटमेंट्स दैट मे बी अप्लाइड टू फॉरेस्ट लैंड टू मेंटेन एंड एनहांस देयर यूटिलिटी फॉर एनी पर्पस। तो क्या ये तरीके हैं सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉरेस्ट को मैक्सिमम बेनिफिट बनाने के लिए, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट को इकोनॉमिकली बेनिफिट बनाने के लिए, तो ये सब तरीके हैं। तो सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, ट्रीटमेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट, देखा जाए तो सिंपल भाषा में अपन देखते हैं सिल्वीकल्चर सिस्टम। अब सिस्टम क्या है, कोई भी चीज को अपने को मैक्सिमम उसका बेनिफिट प्रोवाइड करना है तो अपन सॉफ्टवेयर हो तो अपन एक सिस्टम बनाते हैं जिसकी मदद से अपन क्या होता है किसी भी चीज को फायदा पहुंचा सकते हैं। तो सिल्वीकल्चरल सिस्टम क्या है दोस्तों, इट इज अ प्लांट प्रोग्राम ऑफ ट्रीटमेंट्स। अभी मैंने क्या बताया, प्रैक्टिसेस क्या थे कि ये तरीके थे। अब उन तरीकों का ये प्लांट प्रोग्राम क्या है, सिल्वीकल्चरल सिस्टम है। तो इट इज द प्लांट प्रोग्राम ऑफ ट्रीटमेंट्स ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के पूरे होल लाइफ ये सिस्टम के थ्रू अपने को फॉरेस्ट को बेनिफिट पहुंचाना है। तो इसको आम भाषा में देखा जाए तो डेफिनेशन है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वो उससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसे, बस लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि अपन सिल्वीकल्चर सिस्टम क्या होता है। तो एक प्री प्लान प्रोग्राम है जिससे अपन फॉरेस्ट को होल लाइफ तक उसको अप्लाई करना है फॉरेस्ट। तो इसके क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स अपन इस प्रोग्राम में डालें, तो उसको अपन देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव्स। स्टैंड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव्स तो क्या क्या है, तो पहला जो है अपना एज क्लास स्ट्रक्चर। एज क्लास स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, एज क्लास स्ट्रक्चर मतलब कि समय के कारण समय के कारण समय के कारण जैसे कि मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये प्लांट पहले मान लीजिए 10,000 थे, यहाँ पर 10,000 फॉरेस्ट थे इन 90s। जैसे जैसे ईयर बढ़ते गए, जैसे जैसे कि ये ग्राफ क्या आएगा, नीचे आएगा प्लांट का। तो एज के कारण एज क्लास स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे ईयर बढ़े तो अपने अपना जो है फॉरेस्ट का कटाई बढ़ते गया सुविधाएं बढ़ती गई, जैसे मैंने आपको बताया। तो अपन क्या कर सकते हैं कि को ध्यान में रखते हुए एज क्लास स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपने को ऐसा नहीं करना है। अपन ऐसा क्या करें जिससे ईयर बढ़ते तो जाए लेकिन अपना फॉरेस्ट का जो डेंसिटी है वो बराबर रहे, वो डेंसिटी बराबर रहे, वो घटे ना। तो यही है, इसको ध्यान में रखना है अपने को, ये अपना पहला स्टैंड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, साइट ऑक्यूपाइंग एंड परफॉर्म स्पेसिस। अब साइट ऑक्यूपेंसी एंड परफॉर्म स्पेसिस मिक्सचर का क्या मतलब है कि अपने को ऐसे साइट ढूंढने हैं जहां पर फॉरेस्ट का क्षरण हो चुका है, जहां पर फॉरेस्ट का ग्रोथ नहीं है। तो ये है दोस्तों साइट ऑक्यूपेंसी एंड परफॉर्म्ड स्पेसिस मिक्सचर। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, थर्ड पॉइंट कि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज क्लम्पी और यूनिफॉर्म। इसका क्या मतलब है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन क्लम्पी एंड यूनिफॉर्म। मान लीजिए इसको मैं आपको क्लम्पी का क्या मतलब है, मान लीजिए एक फॉरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है, मतलब इस ग्रुप में है, ठीक है, इस ग्रुप में है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अपन को उसको चेंज करना है, अपने को उसको चेंज करना है। अपन क्या करेंगे, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे जिसका इसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, लाइन से हो जाए, क्लम्सी ना हो, जिसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। तो इससे क्या, कुछ कुछ स्पेस होते हैं जिसको यूनिक अपने को अपनी सुविधाओं के हिसाब से अपन इसको चेंज कर सकते हैं, ये दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है, इसमें ज्यादा वो उसकी बात नहीं है। अपन अपने अब ये देख लिया था स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये कुछ है नहीं, जनरली इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन में आ जाए, तो आपको बस एक नॉलेज होना चाहिए जिससे आप जान जाएंगे, इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या करना। जैसे आपको मैंने पहला पॉइंट बताया एज क्लास स्ट्रक्चर, अपने को क्या करना है, एज के हिसाब से जितने भी फॉरेस्ट का जो रन हो रहा है उससे रोकना है, अपने को उसकी डेंसिटी बढ़ानी है, ऐसे क्या किया जाए, और अपने को फॉरेस्ट की कटाई भी करनी है, कटना तो है ही निश्चित है,
ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अपने को एक ट्री लगाना है, मतलब सिल्वीकल्चर का प्रैक्टिसेस के ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। तो अपना जो टाइम पीरियड रहेगा बीज बोने से सीडिंग से लेके 90 ईयर्स का रहेगा मान लीजिए। ठीक है, अपने को 90 साल में अपने को पेड़ के मैच्योरिटी लेवल पहुंच जाएगा 0 से 90 में। सीड यहाँ पर अपन सीडिंग किए और यहाँ पर पेड़ की मैच्योरिटी लेवल रीच हो जाएगी। तो अपन ऐसा क्या प्लान करें, मान लीजिए एक फॉरेस्ट का एक लैंड है यहाँ पर। ठीक है, अपन क्या करेंगे, क्या क्या अपन पूरे में सीडिंग कर दें, पूरे में सीडिंग कर दें। ऐसे में क्या करेगा, अपने पास पूरे 90 साल तक कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, 90 साल तक कोई काम नहीं करेगा, अपन पेड़ उगने का इंतजार ही करते रहेंगे। तो अपन क्या कर इस फॉरेस्ट में अपन क्या कर सकते हैं, अपन एक प्लानिंग कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, इस लैंड को 9 भाग में बांट देंगे, जो कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में किया है। ठीक है, जैसे कि ये पहला वाला था, में अपन क्या सीडिंग करेंगे जो कि बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, अपन को क्या है 9 भाग में बांट देंगे। तो अपन क्या करेंगे, पहले में सीडिंग कर देंगे, सीडिंग हो रहा है और यहाँ पर ट्री है ना, अभी यहाँ पर ट्री है, समझ लीजिए यहाँ पर ट्री है, यहाँ ट्री है, यहाँ ट्री है, यहाँ पहले में ये कट चुका है और यहाँ हमने सीडिंग कर दिया। अपन ऐसा क्या करेंगे, अपने पास काम भी रहे और पेड़ काटने का समय भी रहे और पेड़ उगते भी रहे। 10 साल में मान लीजिए, 10 साल में हमने सीडिंग कर दी, फिर 20 साल, जब तक अपन इस 9th लेवल में पहुंच जाएंगे तो पेड़ यहाँ पर उग जाएंगे जो पहले से कटे हुए हैं। तो ऐसे में क्या है, ये एक प्लान है, प्लानिंग होता है, यही सिल्वीकल्चर सिस्टम में अपन पढ़ते हैं। जैसे जनरली आपको, इसीलिए मैंने इस पर बताया है। जनरली ऐसा कुछ भी नहीं है, बस समझने के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया था डायग्राम में स्टैंड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका ये डायग्राम है, देख सकते हैं अपना कि नो एक्शन, पहले पहले 10 साल में 2009 मान लीजिए। ठीक है, 2 पेड़ थे, फिर 3 हुआ, पतला हुआ, फिर उसका सिलेक्शन हुआ। तो ये इसका डायग्राम है, इसको आप समझ सकते हैं कि 2049 में फिर ये पेड़ कितने ग्रो हो जाएंगे, फिर कौन सा भाग काटना है। तो ये अपने पास सिल्वीकल्चर सिस्टम का ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, इसको आप समझ सकते हैं देख के। जो मैंने आपको बताया कि अपने पास काम रहना चाहिए, 90 साल तक अपन पेड़ उगने का इंतजार नहीं करेंगे एक लैंड को पकड़ के। ठीक है, तो उसी का ये आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट मेंसुरेशन। ये जो डायग्राम है क्लम्सी और यूनिफॉर्म का, तो मैंने आपको बता दिया था स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, तो इसके बारे में अपन नहीं देखते हैं। अपन देखते हैं कि जो सिल्वीकल्चर अपना जो है वो डायरेक्टली लिंक रहता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अपन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपना एक लैंड का टुकड़ा है फॉरेस्ट का, आग लग जाती है फॉरेस्ट में, तो अपन क्या करेंगे, बीच से एक फायरवॉल बना सकते हैं जिससे आग फैले ना चारों साइड। ठीक है, जो जो सिल्वीकल्चर प्रैक्टिसेस में नहीं है और अपन उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, ठीक है, जो फॉरेस्ट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, तो वो भी डायरेक्टली लिंक किससे हो जाएगा, सिल्वीकल्चर प्रैक्टिस से हो जाएगा। तो वही वही बोल रहे हैं फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में। ठीक है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिल्वीकल्चर का। ठीक है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या होता है, दिस इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रीज एंड फॉरेस्ट स्टैंड्स नेसेसरी फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो फॉरेस्ट मेंसुरेशन क्या है, ये पूरा अपने को इन्फॉर्मेशन देना फॉरेस्ट के ट्री के बारे में, वहाँ की स्पीसीज के बारे में, वहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। अपन ऐसे क्या क्या मेजर्स, कितनी हाइट में फॉरेस्ट की ट्रीज आएंगे, कितने फॉरेस्ट वाले ट्री बेनिफिट देंगे, कितने उसकी मैच्योरिटी लेवल क्या होगी, तो ये सब इंक्लूड हो जाएगा फॉरेस्ट मेंसुरेशन में। तो आगे और डिटेल इसके बारे में बहुत होता है, लेकिन अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए कि होता क्या है ये करके। भाई, फॉरेस्ट मेंसुरेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिल्वीकल्चर, तो इनडायरेक्टली ये इंटीग्रल पार्ट है सिल्वीकल्चर का। ठीक है, ये बस इसके बारे में जानना जरूरी है, अपना टॉपिक है, इसको देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, फॉरेस्ट के यूटिलाइजेशन, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, ये मैंने पहले बता दिया, डायरेक्टली लिंक्ड रहेंगे सब सिल्वीकल्चर से। प्लांट ग्रोथ फैक्टर के बारे में देखते हैं। प्लांट ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ क्या होता है, जनरली इंक्रीमेंट इन साइज। ठीक है, तो ग्रोथ किस किस प्रकार से होगा, तो ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं, वाटर, लाइट, मॉइस्चर, सॉइल, तो सब चीज डिपेंड करते हैं
फॉरेस्ट प्लांट के ग्रोथ में। ठीक है, तो जनरली जो अपना टेक्निकल डेफिनेशन में देखा जाए तो ग्रोथ दो चीज़ों के ऊपर इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रेस्पिरेशन। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो अपने क्लाइमेट के लिए क्या होता है दोस्तों कि जितना ज़्यादा जो अपने ट्रीज हैं या पेड़ पौधे हो गए, जितना ज़्यादा बाहर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, ज़्यादा एब्जॉर्ब करें, तब क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ ज़्यादा होगा और क्लाइमेट के लिए भी, हमारे लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रेस्पिरेशन से ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन, अपना प्लांट ग्रोथ फैक्टर बढ़ेगा और डेंसिटी फॉरेस्ट की बढ़ेगी। तो अपना पहला पॉइंट क्या हो गया कि फोटोसिंथेसिस मस्ट ग्रेटर देन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव ग्रोथ होगा। अगर रेस्पिरेशन ज़्यादा हो गया फोटोसिंथेसिस से तो नेगेटिव ग्रोथ होगा, ये आगे देखेंगे अपन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, क्या बोलते हैं, लाइट एनर्जी जो होती है सूर्य से आती है, वो कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए होती है। इसमें क्या होता है, 6CO2 6H2O मिलके ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। और रेस्पिरेशन में इसका जस्ट अपोजिट होता है, ये जो ग्लूकोज होता है रिलीज करना है उनको एनर्जी, तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएंगे इन लोग, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और वाटर। ठीक है, ये देखिए पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है। पॉजिटिव ग्रोथ कब होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा होगा रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, तो प्लांट ग्रोथ फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बढ़ेगा। अब नेगेटिव ग्रोथ फैक्टर कब होगा, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। सिंपल सी बात है, जो पॉइंट याद रखिएगा। आइए सम बेसिक डेफिनेशन और देखते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, the capacity of a plant to absorb carbon dioxide from atmosphere in unit time। एक यूनिट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता प्लांट की क्या कहलाएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगी। वैसे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में माइनस कर देंगे अपन किसको, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय प्लांट इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो उससे अपना क्या निकल जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो ये दो है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इससे भी अपने को प्लांट ग्रोथ फैक्टर के बारे में पता चलता है। थर्ड पॉइंट है अपना कंपनसेशन पॉइंट। तो कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है, जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस और आपका ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस और क्या बोलते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब इक्वल हो जाए, उस पॉइंट को कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक फिक्स CO2 है एक्स वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में अपना टाइम पीरियड है, समझ लीजिए। तो क्या होता है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाता है CO2 एब्जॉर्प्शन प्लांट की रहती है, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेजी से होता है। लेकिन जैसे जैसे ये रात होती रहती है तो रात में तो फोटोसिंथेसिस होता नहीं है। तो ये जो पॉइंट आया है यहाँ पर ये लाइन से, कंपनसेशन पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका, ये कंपनसेशन पॉइंट है, जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को बैलेंस कर रहा है यहाँ पर, ये कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, एफिशिएंसी में देखते हैं। एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ जो आउटपुट है वो किसका होगा, कार्बन ग्रहण करने की क्षमता प्लांट की डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये एफिशिएंसी है। ये अब एफिशिएंसी ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का क्या होगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय प्लांट फॉर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन मैंने बताया था, डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो दो प्लांट यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक प्लांट की मान ली एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ग्रो करेगा, नॉर्मल सी बात है। जिसकी एफिशिएंसी कम है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने की, कम ग्रो करेगा। ठीक है, मतलब जिसका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा है पैरेलली, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा ही रहेगी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है दोस्तों, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन अपॉन टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन किसका, प्रोडक्शन वो देखेंगे अपन, प्रोडक्शन अपॉन टाइम होता है प्रोडक्ट। ठीक है,
यहाँ से देख सकते हैं ये डायग्राम से आपको और अच्छा क्लियर समझ में आएगा कंपनसेशन पॉइंट। ये जो पॉइंट है एरो जहाँ पर शो कर रहा है आपका, ये वाला पॉइंट, ये कहलाएगा आपका कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, जहाँ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इक्वल होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये जितना इधर दिया हुआ है आपका, एनपीपी बोलूंगा मैं इसको, प्रोडक्टिविटी बोल रहा हूँ मैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं बोल रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी आ गई। प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्शन अपॉन टाइम। ठीक है, तो नेट एनपीपी क्या होगा? एपीएआर इंटू एल यू। एपीएआर क्या होगा यहाँ पर? एपीआर क्या होगा? एब्सॉर्ब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, मतलब जितना फोटोसिंथेसिस, एपीआर अपनी भाषा में बोला जाए तो क्या है? जो सनलाइट आ रही है कितना अमाउंट में प्लांट उसको ग्रहण कर रहा है। एलयूवी क्या है? लाइट यूज एफिशिएंसी। ठीक है, तो एनपीपी कब बढ़ेगा? जब आपका एपीएआर बढ़ेगा, एलयूवी बढ़ेगा। रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, अगले लेक्चर में जल्दी आपको कल या परसों जरूर डाल दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद, आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है।